थैंक यू आरटी फोरम। और मैं एक्चुअली सबसे वेबिनार शुरू हुआ है सभी को सुन रही हूँ, और खास तौर पे रश्मि, फरहाना, शीतल, नगमे, और अभी जो वीडियो भी देखा है, गीता जी को और जया जी को भी सुनकर ऐसे लग रहा है कि मैं क्या नया कहने वाली हूँ। पर एक चीज मुझे लगता है कि पिछले आई थिंक मार्च से जो चीजें हुई हैं, खासतौर पे ये पूरी जो पेंडेमिक महामारी कोविड-19 की जो सिचुएशन है और उससे जो चीजें बनी है, खासतौर पे लॉकडाउन के बाद से, तो मुझे लगता है कि इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पेंडेमिक ने एक नया तरह का स्ट्रक्चर पेट्रियार्की में बना दिया है। ऑलरेडी हम पेट्रियार्की में जेंडर, सेक्सुअलिटी, कास्ट, क्लास, जो पूरे मार्जिनलाइजेशन या सोशल इश्यूज थे, उससे हम ऐसा नहीं है कि जो अभी करंट चीजों पे लोग बात कर रहे हैं कोई नई चीज है। उससे प्री पेंडेमिक उन सारी चीजों से जूझ रहे थे। पर आई थिंक ये और ज्यादा जैसे गीता जी ने कहा कि और बर्बर तरीके से और भयानक तरीके से ये दिखने लगा, क्योंकि आप जब एक कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में होते हो जहां एक हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस होती है, तो आप नहीं चाहकर भी वो सारी चीजें करने लगते हो जो आप पहले आपने सीखा था कि वो नहीं करना है। तो इस पूरे पेंडेमिक को हमको समझना होगा कि ये एक नए तरह का स्ट्रक्चर है। और इससे पहले जब भी कुछ नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती थी, तो शायद हम उसमें, और खास तौर पे क्योंकि हम यहाँ पर स्कूल एजुकेशन एंड गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत ही हम स्पेसिफिक रीजन, स्टेट या किसी खास जगह के बारे में हम बात करते थे, पर ग्लोबल सिचुएशन पूरी चेंज हो गई है। तो एक ये चीज मुझे लगता है कि बहुत क्लियरली हमें समझना चाहिए कि ये पेंडेमिक एक नए तरह का स्ट्रक्चर है। और इसमें मैं जो चीजें बोल दी गई उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगी, पर हाँ, उनमें से कुछ दो तीन चीजों को लेकर बात करना चाहूंगी कि सीमा में आपके उस चीज पे आऊंगी। पर पहले जब हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, खासतौर पे गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिन चीजों पे हमने पिछले 30 साल 40 साल काम किया था, लगकर एक मूवमेंट क्रिएट हुआ था गर्ल्स एजुकेशन, जेंडर इश्यूज को लेकर, आई थिंक इस पेंडेमिक ने उसको और पीछे कर दिया। खासतौर पे वुमेन्स मोबिलिटी एंड गर्ल्स मोबिलिटी, महिलाओं की गतिशीलता या लड़कियों की गतिशीलता। पब्लिक प्लेस में महिलाएं दिख रही थी, लड़कियां दिख रही थी, अपने एजुकेशन को वो एक्सेस कर रही थी। और अगर जैसे आई थिंक नूह का एग्जाम्पल बहुत क्लियरली उन्होंने एक चीज की कि अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके गांव में नहीं है तो लड़कियों के एजुकेशन में काफी असर पड़ता है। तो पेंडेमिक के पहले ये एक तरह का एनवायरनमेंट गर्ल्स एजुकेशन का था, जहां लड़कियां अगर वो सेकेंडरी या हाई स्कूल या उसके बाद भी एजुकेशन को करना चाह रही थी, तो वो एटलीस्ट जा पा रही थी, पेरेंट्स को कन्विंस कर पा रही थी कि हमारे गांव में 5-6 लड़कियां हैं जो 8वीं पढ़ना चाहती हैं, 10वीं पढ़ना चाहती हैं। तो एक वो साथ जाने वाला मोमेंटम क्रिएट हुआ था, या केजीबीवी में जाना है या किसी रेजिडेंशियल स्कूल में जाना है। पेंडेमिक ने वो कंप्लीटली खत्म कर दिया है, क्योंकि इन्फेक्शन का डर है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप जा नहीं सकते हो। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो सबसे पहले मोबिलिटी आपकी रिस्ट्रिक्ट होती है, और इस पूरे लॉकडाउन में तो सभी की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हुई है। तो हम समझ सकते हैं कि लड़कियों पे किस तरह का एक रिस्ट्रिक्शन आएगा। तो एक कलेक्टिव ड्रॉप आउट या कलेक्टिव जो चीज है वो हुई है, और इसमें बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे
आई थिंक कुसुम जी ने कहा कि सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी है। वो एक चीज मैं कहना चाहूंगी। और दूसरा, स्कूल जब खुल रहे हैं तो उसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कितना सेफ एंड सिक्योर कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले भी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस पूरे स्कूल को कैसे सेफ एंड सिक्योर कर रहे हैं। और तीसरी चीज इस पूरे पेंडेमिक में जो बहुत उभर के आई, और शायद हम पिछले 10 साल में ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये पूरा डिजिटल बूम हो रहा है, डिजिटल एज आ रहा है, जहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन की जो चीजें हो रही हैं। रिस्ट्रिक्शन पहले भी था, कंट्रोल पहले भी था लड़कियों पे, सर्विलेंस पहले भी था, पर अब शायद एजुकेशन की वजह से मोबाइल या उस तरह की चीजें, अब आपका स्टेट या सिस्टम या स्कूल कह रहा है कि अगर मोबाइल नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। बट उसमें भी बहुत सारे साथियों ने कहा कि किसके पास मोबाइल होगा, कौन एक्सेस करेगा। और रिमोट एरिया में, जैसे मैं यूपी में, बिहार में और अब दिल्ली में भी काम कर रही हूँ। दिल्ली उस तरह से रिमोट एरिया नहीं है, पर यूपी का अगर मैं एग्जांपल दूं, जहाँ पर सहरिया कम्युनिटी, ये ललितपुर के मडावा ब्लॉक में है। अप्रैल में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो और जब पहले लॉकडाउन के बाद थोड़ा छूट मिली तो कार्यकर्ताओं ने फील्ड में जाना शुरू किया। और जब वो इस पूरे सहरिया बस्ती से होकर गुजर रहे थे तो दो तीन चीजें इनको दिखाई दी। पहले बच्चे जो राशन में गेहूं मिला था, उस रोटी एंड देन उन्होंने पानी में नमक डालकर रखा हुआ था और वो रोटी और नमक का पानी खा रहे। मैं ये सहरिया कम्युनिटी की बात कह रही हूँ। सहरिया कम्युनिटी जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं। मैं यूपी की सहरिया ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं दूसरी जगह के बारे में नहीं। बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, जंगल का एक्सेस पूरा खत्म हो चुका है, राशन कार्ड नहीं है, किसी तरीके से टीम ने उनको दिलाया। ये बच्चे कैसे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे? वहां तो जेंडर का मामला भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। तो मोबाइल जो एक रिसोर्स है, उसको हम सिर्फ यहाँ तक ना देखें कि इंटरनेट है या नहीं, डेटा पैकेज है या नहीं। कुछ कम्युनिटी के पास अभी भी मोबाइल नहीं है, और उसमें भी अगर हम कुछ चीजें मुहैया कर रहे हैं तो किसके पास घर में वो पहुंच रहा है। बहुत सारे क्लासेस रेडियो टेलीविजन से हो रहे हैं, पर रेडियो भी नहीं है, टेलीविजन भी नहीं है। तो ये एक स्थिति यूपी के ललितपुर के सहरिया बस्ती की है। दूसरी, दिल्ली में से वही सारी चीजें, क्योंकि ये इस्लाम एरिया में हम काम कर रहे हैं, दलित और माइनॉरिटी कम्युनिटी, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। और दिल्ली में जो सिचुएशन है वो मार्च से पहले, फरवरी में जो राइट्स हुए, उस समय से ये पूरी मुस्लिम फैमिली माइग्रेट हुए बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड सारी चीजें। तो हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ पेंडेमिक से जो असर हुआ है वो नहीं, पर उससे पहले भी जो चीजें हो रही थी वो एक असर हुआ। जैसे वेस्ट बंगाल में उस लड़की ने कहा कि लॉकडाउन तो हुआ, पर सुपर साइक्लोन की वजह से भी बहुत चीजें लॉस हुई। तो ये जो दिल्ली की ये फैमिली है, जब ये बिहार पर्टिकुलर फैमिली जिसके बारे में बात कर रही हूँ माइग्रेट हुई, ये लड़की यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रही थी और 20 साल से वो लोग दिल्ली में रह रहे थे। और जब वो बिहार माइग्रेट हुए, अगेन उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास काम नहीं है, और फैमिली कुछ कारीगरी का काम दिल्ली में करती थी। बिहार के उस गांव में वो भी नहीं है, खाने को बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मोबाइल है लेकिन उसमें डेटा डलवाने के पैसे नहीं है। फैमिली में 3 बच्चे हैं, जिसमें ये लड़की है और बाकी 2 भाई हैं। फैमिली ने कहा कि तुमने 12वीं तक पढ़ाई कर ली, अब बहुत है,
बाकी छोटे भाई बहन की पढ़ाई होगी, तो डेटा पैकेज सिर्फ भाइयों के लिए दिया गया। तो ये एक पूरी सिचुएशन है। आई थिंक किसी ने बहुत क्लियरली, शायद सीमा ने बहुत क्लियरली कहा कि जब हम हर लड़कियों के बारे में बात करेंगे तो शायद हर लड़कियों का कॉन्टेक्स्ट, हर लड़कियों की जो इशू है वो डिफरेंट है, और हम उसको एक मतलब एक जनरलाइज तरीके से हम बात नहीं कर सकते, या कोई भी चीज हम जनरलाइज तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पूरी सिचुएशन है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आई थिंक जया जी ने कही थी, और मुझे लगता है कि वो हम सबको भी सोचना चाहिए, सिर्फ लाइवलीहुड या लॉस ऑफ इनकम नहीं, पर आई थिंक जो एक मिड डे मील का प्रोविजन था वो पिछले 6 महीने में वो एक लॉस हुआ है, जो बहुत सारे बच्चे मिड डे मील पे डिपेंडेंट है। और जब हम इस पूरे समय में देख रहे हैं लाइवलीहुड नहीं है, और पीडीएस में सिर्फ राशन में चावल और गेहूं मिल रहा है, तो कितना न्यूट्रिशन वैल्यू इन बच्चों को मिल रहा है। और लड़कियों का जो न्यूट्रिशन है या फूड बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ऑलरेडी हमको समझ में आता है, और हमारे देश में लड़कियां, औरतों की जो हेल्थ का इशू है वो बहुत एनेमिक भी है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है, और उसको आई थिंक हम कैसे समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, वो भी समझना बहुत जरूरी है। और इन सारी चीजों में हम मेंटल हेल्थ को कैसे देख रहे हैं। घर के अंदर वायलेंस है, और लाइवलीहुड लॉस है, बहुत सारी बच्चियां वापस से फैमिली के काम में लग गए हैं। स्पेशली मैं दिल्ली में जब स्लम एरिया में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से लड़कियां काम करती थी, एटलीस्ट एक माहौल था कि वो स्कूल जा रही थी, बट अब जो इतना लॉस हुआ है उसको वापस गेन करने में ये वापस अपने फैमिली के उसमें लगे हुए थे। एक बहुत स्ट्रेस का माहौल पूरे फैमिली में बना हुआ है, सिर्फ वायलेंस ही नहीं पर एक स्ट्रेस का। तो इसमें हम मेंटल हेल्थ को कैसे देख रहे हैं। तो ये जो पूरी सिचुएशन पिछले 5-6 महीने में जो बनी है, इसको आई थिंक एक अलग नजरिए से देखना जरूरी है। और जो मैं पहले भी कह रही थी कि पेंडेमिक एक स्ट्रक्चर की तरह खड़ा हो गया है, जहां पर मोबिलिटी, खास तौर पे लड़कियों की मोबिलिटी को बहुत अलग अलग तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जो हमने बहुत आई थिंक करने के बाद हमको लगा था कि एटलीस्ट एक माहौल बना है। ये सारी चीजें मैं ललितपुर में पिछले 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो मैं देख सकती हूँ कि लड़कियां 8वीं तक 10वीं तक पढ़ाई कर रही थी, वो एक लॉस हुआ है। तो एक जो कलेक्टिव लॉस हुआ है लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में, वो एक बहुत बड़ी चीज है। बाकी मैं बस कि ये मुझे लगता है कि 2-3 चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हमारा कोपिंग मैकेनिज्म पॉलिसी क्या है। जब हम पॉलिसी इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, करंट सिचुएशन है, इससे हमारा कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। अभी जो बच्चे या लड़कियां स्कूल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या जो मोहल्ला पाठशाला है, या इस तरह के इंटरवेंशन है, वो उसमें रह पाए, तो जो एक सेंस ऑफ लॉस हुआ है वो उसको डील कर पाए, कोप कर पाए। दूसरा, आई थिंक इस पूरे पेंडेमिक में जो पूरा एक अलग तरह की चीज बनी, उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूटी हम कैसे बनाए रख रहे हैं। तो बच्चियों को ड्रॉप आउट नहीं हो, हम कैसे वो बनाए रख रहे हैं। और तीसरा, मुझे लगता है कि फिर इम्पोर्टेंट चीज होता है कि हम क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोपिंग मैकेनिज्म है, या पूरा इस पूरी चीज को मैनेज करना है, एंड देन ये क्वालिटी को करना है। जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के उसमें मैं चीजें ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बदला नहीं है। जैसे गीता जी ने कहा कि वो एक और भयानक रूप ले लिया है। तो मैं ये कह के अपनी बात यहाँ पर खत्म करना चाहूंगी। थैंक्स पूर्णिमा, आपने आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया कि किस तरह से
जो ये कम्युनिटीज जिसमें हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं, जैसे सहरिया कम्युनिटी की आपने बात की है, या दिल्ली में जो स्लम एरियाज हैं उनकी बात की है, और हर समुदाय और हर ज्योग्राफिकल एरिया के लिए मुझे लगता है कि बहुत गहराई से सरकारों को देखने की जरूरत है और बहुत कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज डिजाइन करने की जरूरत है। और जिस तरह से इस पूरे पेंडेमिक ने हमको फिर से एक दशक, क्या बोलूं, मतलब काफी दशकों पीछे धकेल दिया है, उसको ये बहुत प्रभावी तरीके से हम सबको और सरकारों को मिलकर एक साथ सोचना पड़ेगा। अदरवाइज हम फिर से शायद उस दौर में आ जाएंगे जहां पर करोड़ों बच्चियां आउट ऑफ स्कूल हुआ करती थी जब स्कूल नहीं थे। और आज ही मैं देख रही थी कि एक बहुत ही हिला देने वाली एक घटना उड़ीसा से आई है, जहां पर सरकार ने फिर डिसीजन लिया है कि 12,000 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। सो आई डोंट नो हम कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ हमारी बच्चियों की आवाजों को हम सुन रहे हैं, कितनी बच्चियों ने आज बताया कि स्कूल नहीं है, खासतौर से सेकेंडरी लेवल पर स्कूल नहीं है। और अगर उड़ीसा जैसे एरिया में जहां से ये खबर आ रही है स्कूलों की, वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी की बच्चियां हैं जहां पे स्कूल पास में नहीं हो सकता है, क्योंकि उस तरह का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, जिस तरह की डाइवर्सिटी है, वो हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और बच्चों को हमें सिर्फ इसलिए कि सरकारी स्कूल नहीं चला सकती, हम उसे बंद नहीं कर सकते। हम कैसे हर बच्चे के राइट को इंश्योर कर रहे हैं ताकि वो सेफली एक्सेस कर सके। और इतने सेफ्टी इश्यूज हैं, शायद हम उसको सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हर जगह का अपना एक अलग तरीके का नेचर है। सो आई थिंक आपने बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर किया, एंड थैंक्स फॉर दैट पूर्णिमा।